नमस्कार। आज के इस इन डेप्थ एनालिसिस में हम एक इकोनॉमिस्ट और कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजिस्ट के नजरिए से भारत की 2026 करेंसी वल्नरेबिलिटीज और मार्केट स्टेबिलिटी का एक गहरा आकलन करेंगे। ग्लोबल इन्वेस्टर्स और कॉर्पोरेट बोर्ड्स के लिए इन स्ट्रक्चरल रिस्क्स को समझना अब बहुत जरूरी हो गया है। आज की इस ब्रीफिंग का एजेंडा सबसे पहले मैक्रो रियलिटी को डायग्नोस करेंगे, फिर सेंट्रल बैंक के इंटरवेंशंस और कंस्ट्रेंट्स को समझेंगे, इसके बाद एक रीजनल और हिस्टोरिकल बेंचमार्किंग और आखिर में जियोपॉलिटिक्स और लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी का प्रोग्नोसिस। चलिए शुरू करते हैं। आगे हमारे पहले डायग्नोसिस, द मैक्रो रियलिटी। सिर्फ इस एक आंकड़े पर गौर कीजिए, 96.64 यूएस डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया अब इस लेवल पर आ गया है। पिछले 12 महीनों में ये करीब 13% की गिरावट है और ये कोई अचानक आया क्रैश नहीं है। इसके पीछे कुछ ठोस स्ट्रक्चरल कारण हैं, जैसे 330 बिलियन डॉलर का विशाल ट्रेड डेफिसिट और फॉरेन इन्वेस्टर्स द्वारा लगातार हो रहा रिकॉर्ड कैपिटल पुल आउट। ये अपने आप में एक एक्सेलरेटिंग स्लाइड है। अब अगर आप भारत की स्ट्रक्चरल वल्नरेबिलिटी को समझना चाहते हैं तो उसकी सबसे बड़ी वजह यहाँ छुपी है। भारत के टोटल इंपोर्ट्स का लगभग 1/3 हिस्सा सिर्फ और सिर्फ एनर्जी और प्रेशियस मेटल्स है। करीब 22% क्रूड ऑयल और पेट्रोलियम और 11% सोना और चांदी। ये जो एनर्जी और मेटल्स पर भारी डिपेंडेंसी है ना, यही नेशनल फॉरेन एक्सचेंज पर सबसे ज्यादा दबाव डालती है। इस समस्या की जड़ को एक लीकी बकेट यानी रिसती हुई बाल्टी की एनालॉजी से समझिए। देखिए, जब देश मशीनरी इंपोर्ट करता है तो नई फैक्ट्रीज बनती हैं, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। लेकिन जब लगभग 72 बिलियन डॉलर का सोना इंपोर्ट किया जाता है तो ये सीधे तौर पर उस नेशनल बकेट से डॉलर्स का बाहर निकलना है। इससे आगे कोई नई इंडस्ट्रियल ग्रोथ थोड़ी होती है। तो इसका बहुत ही साफ मतलब निकलता है, हर सोने की चूड़ी जो खरीदी जाती है उसका सीधा मतलब है डॉलर्स का देश के बाहर जाना और नतीजतन रुपए का और कमजोर होना। ये गहरे रचे बसे कल्चरल कंजम्पशन पैटर्न्स नेशनल करेंसी पर बेहद प्रेशर बनाते हैं और यही वजह है कि सरकार को मजबूर होकर सोने और चांदी को फ्री से हटाकर रिस्ट्रिक्टेड इंपोर्ट कैटेगरी में डालना पड़ा ताकि इस करंट अकाउंट डेफिसिट को टारगेट किया जा सके। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे सेक्शन पर, मिटिगेशन, इंटरवेंशंस एंड कंस्ट्रेंट्स। अब यहाँ आप सोच सकते हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई अचानक से स्पॉट मार्केट में आकर रुपए को स्टेबल क्यों नहीं कर देता। यहाँ फॉरवर्ड बुक का कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। असल में आरबीआई के पास पहले से ही तय रेट्स पर डॉलर्स बेचने की बड़ी ऑब्लिगेशंस होती हैं। आरबीआई की लगभग 63 बिलियन डॉलर की ये जो शॉर्ट फॉरवर्ड पोजीशन है ना, ये एक लिमिट तय कर देती है, जिसकी वजह से वो स्पॉट मार्केट में बहुत एग्रेसिव इंटरवेंशन नहीं कर सकते। लेकिन इन्हीं कंस्ट्रेंट्स के चलते आरबीआई अपनी एक्टिव करेंसी डिफेंस टैक्टिक्स बड़ी समझदारी से डिप्लॉय कर रहा है, जैसे करेंसी वॉलेटिलिटी मैनेज करने के लिए 5 बिलियन डॉलर के स्वैप ऑक्शंस। इसके अलावा नॉन रेसिडेंट इंडियंस यानी एनआरआई डिपॉजिट स्कीम्स लॉन्च की जा रही हैं, जिनसे करीब 50 बिलियन डॉलर आने की उम्मीद है। ये स्ट्रैटेजिक डिपॉजिट स्कीम्स फॉरेन रिजर्व्स को स्टेबल रखने के लिए वाकई एक जरूरी लाइफलाइन का काम करती हैं। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट देखिए जो इंडिविजुअल से जुड़ा है। वर्क फ्रॉम होम पॉलिसीज को अब सिर्फ एक कॉर्पोरेट ट्रेंड मत समझिए, यह एक कैलकुलेटेड ऑस्टेरिटी मेजर भी है। इसका इकोनॉमिक लॉजिक बिल्कुल सिंपल है। कम लोग ऑफिस का सफर करेंगे तो पेट्रोल कम जलेगा, पेट्रोल कम जलेगा तो क्रूड इंपोर्ट पर डॉलर्स कम खर्च होंगे, यानी नेशनल डॉलर आउटफ्लो सीधे तौर पर कम होगा और रुपए पर डाउनवर्ड प्रेशर घटेगा। चलिए अब तीसरे हिस्से की तरफ चलते हैं, बेंचमार्किंग रीजनल और हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में। ऐतिहासिक करेंसी साइकिल्स जैसे 1991, 1998 या 2013 के संकट को अगर हम देखें तो एक बात बिल्कुल क्लियर है, मॉडर्न स्ट्रक्चरल बफर्स और ये प्रूवन पॉलिसी प्लेबुक्स किसी भी टोटल बैलेंस ऑफ पेमेंट्स कोलैप्स को होने से रोकते हैं। आज 2026 में इन वॉलंटरी ऑस्टेरिटी मेजर्स और इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस का एक सिस्टमैटिक तरीके से इस्तेमाल हो रहा है। अगर हम रीजनल पेयर्स से इस रेजिलियंस को कंपेयर करें तो तस्वीर और साफ हो जाती है। देखिए, भारत और पाकिस्तान दोनों अपनी एनर्जी नीड्स के लिए करीब 80 से 85% इंपोर्ट्स पर निर्भर हैं। वहीं इंडोनेशिया और मलेशिया इस मामले में काफी अलग हैं क्योंकि उनकी डिपेंडेंसी कम है। लेकिन भारत की सबसे बड़ी ताकत क्या है? वो है इसका मैसिव 691 बिलियन डॉलर का फॉरेक्स रिजर्व। यही एक अकेला बफर है जो भारत को आईएमएफ बेलआउट्स लेने वाले पड़ोसी देशों से पूरी तरह अलग करता है। आखिर में आते हैं हमारे चौथे हिस्से पर, प्रोग्नोसिस, जियोपॉलिटिक्स और लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी।
मार्केट स्टेबिलिटी को असेस करते वक्त रिस्क और स्ट्रक्चरल बफर्स दोनों को वे करना जरूरी है। एक तरफ रीजनल इंस्टेबिलिटी और जियोपॉलिटिकल रिस्क्स हैं, जैसे वेस्ट एशिया में ऑयल रूट्स का डिसरप्शन या बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट्स जो इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस पर डायरेक्ट असर डालते हैं। लेकिन दूसरी तरफ देश का बूमिंग आईटी और सर्विसेज एक्सपोर्ट सेक्टर एक ऐसा मजबूत बफर देता है जो रीजनल पीयर्स के पास नहीं है। यही लॉन्ग टर्म फिस्कल स्टेबिलिटी को इंश्योर करता है। आगे बढ़ते हुए अपने करंट अकाउंट डेफिसिट को काबू में करना सबसे बड़ी चुनौती होगी। इसके लिए मीडियम टर्म रिकवरी स्ट्रैटेजीज पर फोकस करना जरूरी है, जैसे इंटरनेशनल ट्रेड में रुपी डिनोमिनेटेड सेटलमेंट्स को पुश करना, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट यानी एफपीआई रिस्ट्रिक्शंस को थोड़ा आसान करना और अपने सर्विसेज एक्सपोर्ट्स को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना। ये सब करेंसी को मजबूती देने के वाइटल स्टेप्स हैं। तो इस पूरे एनालिसिस को समाप्त करते हुए ग्लोबल कैपिटल होल्डर्स के सामने एक सबसे बड़ा सवाल आता है, क्या ग्लोबल क्रूड ऑयल की गिरती कीमतें आखिरकार इस करेंसी को बचा लेंगी, या फिर लगातार बदलते जियोपॉलिटिकल हालात और डोमेस्टिक रेजिलियंसी ही इस इकोनॉमिक साइकिल का अगला रास्ता तय करेंगे? ये बिल्कुल वही सवाल हैं जिन पर हमारी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज टिकी हैं। इस बारे में सोचिए।